प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने उसी टॉपिक में जिसका नाम है वर्ण विचार। तो हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की। इसमें आगे देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान, इसमें हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान में कि फेफड़ों से निकलने वाली जो भी वायु है, हमारे फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख के विभिन्न भागों में जीभ का सहारा लेकर के टकराती रहती है। हमारे फेफड़ों से निकलने वाली जो भी वायु है, जो भी हवा है, मुख के विभिन्न भागों में जीभ का सहारा लेकर टकराती है, जिससे विभिन्न वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे नंबर 1 बात करें, कंठ। यानी कि गला। कंठ यानी कि क्या है? गला। अब इस कंठ में से वायु कैसे टकराएगी देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है, जैसे ए, जीभ जो है वो कंठ की ओर मुड़ेगी। आ मतलब अपनी जो जीभ है वो किधर मुड़ रही है? कंठ की तरफ। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कंठ की ओर मुड़ती है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। और इनको हम कंठ वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? कंठ वर्ण। किनको कंठ वर्ण कहेंगे? इसमें देखेंगे जैसे ए, आ, ए, आ, अह, कै, ये सारे के सारे कौन से वर्ण हैं? कंठ वर्ण हैं। आगे हम बात करते हैं, इसमें हम जैसे ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जैसे ही हम इनका उच्चारण करते हैं हमारी जीभ जो है वो कंठ की तरफ मुड़ती हुई नजर आती है। अब है तालु। कंठ के बाद में आता है तालु। दूसरे नंबर पे आता है तालु। तालु में हम क्या देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जीभ है वो है तालु से स्पर्श करती है। जीभ जो है वो किससे स्पर्श करेगी? तालु से। जैसे ई हमारी जो जीभ है वो तालुओं के चिपक रही है। तो हम इसमें क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ तालु से स्पर्श करती है उनका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? तालु होता है। जैसे ई, चे, छे, जे, झे, अणे, ये और से। तो ये जो है इनसे बनने वाले जो हैं वह तालव्य कहलाते हैं। तो इनमें हमने देखा ई, जो भी एग्जाम्पल हमने देखे, हमारी जीभ जो थी वो किससे चिपक रही थी? तालु से चिपक रही थी। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं हम मूर्धा की। मूर्धा तीसरे नंबर का है मूर्धा। और मूर्धा का मतलब होता है दांतों से ऊपरी खुरदरी जो जगह होती है, दांतों से ऊपरी खुरदरी जगह। मूर्धा का स्थान कहाँ है? दांतों से ऊपर खुरदरी जगह। जैसे बात करें री, समझ गए कि जैसे हम री का उच्चारण करेंगे हमारी जो जीभ है वो किसको छू रही है? टे। दांतों से ऊपर खुरदरी जगह को छू रही है। टे, री, टे, ठे, ढे, अणे, रे, रे, से। ये जो भी उच्चारण है, से षटकोण का है इसमें, ये जो भी उच्चारण है इनमें हमारी जो जीभ है वो दांतों से ऊपरी खुरदरी जगह को छू रही है। जैसे री, बोल करके देखो, री, टे, ठे, डे, अणे, रे, शे। इन सारे के सारे एग्जाम्पल में कौन सा उदाहरण है? मूर्धा का। अब हम बात करते हैं जो चौथा है, दांत, दंत। चौथे नंबर पे
जो वर्ण है वह है दंत। दंत का मतलब दांत। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, यानी कि दंत का मतलब क्या होता है? दांत। और हमारे जो दांत हैं सब जानते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जो जीभ है वह दांतों को स्पर्श करती है और उनका उच्चारण स्थान भी दंत होता है, तो इन्हें हम दंत्य वर्ण कहते हैं। जैसे त, थ, द, ध और न, ल और से। ये जो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे त, दंत्य जो वर्ण है, प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दंत्य वर्णों के नाम लिखिए, तो दंत्य का मतलब होता है दांत। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो किसको स्पर्श करे? दांत को स्पर्श करे। जैसे त, हमारी जीभ जो है वो दांत को स्पर्श कर रही है। त, थ, द, ध, न, ल, से। तो ये सारे के सारे कौन से वर्ण हो गए? दंत्य वर्ण हो गए। अब है 5वें नंबर का, जैसे इनके नाम से भी उच्चारण में भी स्पष्ट हो जाता है। 5वें नंबर का है ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होता है होठ। जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ यानी कि हमारे होठ परस्पर मिलकर के कार्य करते हैं, जीभ के सहयोग से हमारे होठ जो है वो परस्पर मिलकर के कार्य करें, और इन्हें हम ओष्ठ्य वर्ण कहेंगे। कौन सा वर्ण? ओष्ठ्य। अब जीभ, इसकी परिभाषा अगर अपन बात करें कि ओष्ठ्य वर्ण कौन से होते हैं, परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में या बोलते समय हमारी जो जीभ है, जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर के कार्य करते हैं, उन्हें हम ओष्ठ्य कहते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, प, फ, ब, भ। तो ये सारे के सारे जो भी वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, मैं, ये ऊ भी इसमें ही आएगा, और बड़ा ऊ। तो इसमें जो ज्यादा क्रिया हो रही है वो होठों से हो रही है। प, फ, ब, भ, मैं, ऊ। ये सारे के सारे जो वर्ण हैं ये ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे नासिका। 6वें नंबर पे आता है नासिका। नासिका, नासिका यानी नाक। कुछ ऐसे वर्ण भी होते हैं जिनको हम नाकों के माध्यम से या नाकों के सहयोग से बोलते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग के पंच जो अक्षर होते हैं उनके उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। इन वर्णों को हम नासिका वर्ण कहते हैं। जैसे ण, अण, न, म आदि। ये सारे के सारे जो हैं वो किनसे बोले जा रहे हैं? नाक से बोले जा रहे हैं। इसलिए ये सारे के सारे वर्ण किसकी श्रेणी में आएंगे? नासिका वर्ण की श्रेणी में। अब 7वां जो है वह है कंठ तालु। 7वें नंबर का जो वर्ण है कंठ तालु। अब इस वर्ण में, इनमें जो भी वर्ण आएंगे वो कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोले जाएंगे, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का सहयोग कंठ और तालु के साथ होता है वे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। ए आदि। प्रश्न आ जाए ए और ए कौन से वर्ण हैं, तो ये कंठ तालु वर्ण है। इसकी परिभाषा हमने देखी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का सहयोग कंठ और तालु के साथ होता है वे कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे ए, छोटी ए, बड़ी ए। अब है कंठ ओष्ठ। 8वां है कंठ
ओष्ठ, तालु की जगह ओष्ठ आ गया, मतलब होठों से, कंठ और ओष्ठ यानी कि होठों से। इसमें आप क्या देखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का सहयोग कंठ और ओष्ठ के साथ होता है वे कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे ओ, औ, ये दोनों के दोनों क्या हैं? कंठ ओष्ठ वर्ण है। आगे हम नौवां जो वर्ण है उसकी हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। कंठ ओष्ठ हो गया, अब है दंत ओष्ठ। नौवां जो है दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ यानी होठों के मध्य, कि जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का सहयोग दंत और ओष्ठ के साथ होता है, दांत और होठों के साथ, दंत और ओष्ठ के साथ होता है, वे दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे व, व और फ जो है वो दंते ओष्ठ कहलाते हैं। अब बात करते हैं अन्य आधार पर वर्णों के भेद। अन्य आधार पर वर्णों के भेद, इसमें अपन देखते हैं अन्य आधार पर वर्णों के भेद। अब अन्य आधार पर वर्णों के भेद में सबसे पहले नंबर 1 अपन बात करते हैं, किसकी करेंगे कि स्वर व तंत्रियों की स्थिति। किसकी? स्वर, स्वर व तंत्रियों की स्थिति। स्वर व तंत्रियों की स्थिति और उसका और कंपन के आधार, और कंपन के आधार पर देखते हैं स्वर व तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर। जैसे नंबर 1 है घोष। घोष का अर्थ होता है गूंजना। घोष का अर्थ क्या होता है? गूंजना या गूंज या नाद, नाद भी बोलते हैं इसको, नाद या गूंज। तो हमने देखा घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज, यानी कि अब इस पॉइंट में घोष वर्ण जो है इसमें ऐसे बात करेंगे, ऐसे वर्णों का चयन करेंगे, ऐसे वर्णों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे गूंज उठती हो, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज होती है, उन्हें गूंज होती है या आवाज निकलती है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, इसमें जैसे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। घोष का मतलब होता है नाद या गूंज, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज उठे। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल में देखा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। जैसे ग, घ, अण, ज, झ, अण, ड, ढ, अण, द, ध, न, म, भ आदि। अब बात आती है अघोष की। दूसरा वर्ण जो है वह होता है अघोष। इसका उल्टा हो गया, घोष का अर्थ होता है गूंजना, यानी कि जिससे तीव्र आवाज निकले। अघोष का मतलब होता है नहीं निकले या कम निकले। अघोष में हम देखेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण में जो प्राणवायु है, प्राणवायु में कंपन नहीं होता है, इनमें कंपन होता है, इनमें कंपन नहीं होता है, अतः कोई गूंज न होने से ये वर्ण जो है अघोष वर्ण कहे जाते हैं। और इसके अंतर्गत सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण आते हैं। इसमें तो कौन से आए? तीसरा, चौथा और पांचवा, इसमें आएगा पहला और दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा और इसमें अघोष में आएगा पहला और
दूसरा, जैसे कै, खे, चे, छे, टे, अणे, ते, थे, पे, फे, से आदि। ये सारे के सारे जो हैं वो अघोष वर्ण कहे जाते हैं। अब इसमें एक बात और है, श्वास के आधार पर, अगला है श्वास के आधार पर, दूसरा है श्वास के आधार पर। श्वास के आधार पर हम बात करते हैं, पहला है विद्यार्थियों श्वास, यानी कि श्वास वायु के आधार पर सभी वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला तो है अल्प प्राण। श्वास वायु के आधार पर वर्ण जो होते हैं वो दो होते हैं, अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। श्वास के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर जो वर्ण है उसके दो भेद होते हैं, पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण की बिल्कुल सीधी और इजी सी परिभाषा देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु का कम मात्रा में प्रयोग होता है, यानी कि जो भी वर्ण होते हैं उनके उच्चारण में बोलते समय में हमारी जो श्वास है, हमारी जो वायु है उसका कम मात्रा में प्रयोग होता है, अर्थात कम हवा अपने हृदय से बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे बात करें कमी निकल रही है, गे, अल्प प्राण में हमने देखा कि कै, गे, चे, जे, तो कहने का मतलब है टे, अणे, दे आदि, ये सारे के सारे जो हैं वो अल्प प्राण है। अब महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा या श्वास हमारे हृदय से बाहर निकलता है, महाप्राण कहलाता है। जैसे खे, क्या हो गया, अदक है, घे, इनसे थोड़ा ज्यादा लग रहा है इसमें समय, कै, खे, घे, अणे, झे, थे, फे आदि। तो ये क्या कहलाए, महाप्राण। महाप्राण में इनके जो वर्ण आएंगे बोलते समय कमजोर, अपने मतलब श्वास जो है हमारे हृदय से जो वायु है, हवा है बाहर इसमें कम वर्णों में, इन वर्णों में कम बाहर हवा निकलती है, इन वर्णों में थोड़ी सी ज्यादा निकलती है। तो विद्यार्थियों आज हमारे ये जो वर्ण विचार है ये टॉपिक यही क्लियर होता है। अगले वीडियो में, अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।